हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 फरवरी को विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाला हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के फाइनल परीक्षा के लिए, यानी जो 20 फरवरी को फाइनल परीक्षा होगा विज्ञान का। तो अभी के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। 50 हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप लोग इसे पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% ये सभी क्वेश्चन जो है वह लड़ेगा। आप लोग बस इतना, आप लोग 50 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। और ये 50 केवल लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम बताएंगे, लेकिन 50 ये केवल लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और एक लाइन से आप लोग लिख कर 50 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग का विषय कोड 112 रहेगा और आप लोग का एग्जाम ये साइंस है तो 80 नंबर का होता है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय आप लोग का 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। और ये जो 50 हम क्वेश्चन तैयार किए हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि तीनों का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर आप लोग को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मत समझना केवल फिजिक्स है, केवल केमिस्ट्री है, केवल बायोलॉजी है, तीनों का प्रश्न सेट किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। और जो 50 क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें से काफी क्वेश्चन आप लोग को याद भी होगा, क्योंकि आप 1 साल से 10th का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन याद भी होगा, इसलिए 50 में आप लोग को लगभग 25 से 30 क्वेश्चन याद ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश किरण, सबसे पहले प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं, सघन माध्यम से आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं और जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। काफ़ी सिंपल ये इसका आंसर भी लिखा गया है, देख सकते हो कि जब प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं, सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को चित्र भी बनाना होगा, देख सकते हो यहाँ पर इसका डायग्राम भी बनाना होगा, तभी आप लोग को 2 अंक में 2 अंक मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपतित किरण है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। तो देखिए यहाँ पर आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होता है। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण और ये बीच में अभिलंब खींचा गया है। तो तीनों कहाँ पर हैं, तो देखिए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, देख सकते हो यहाँ पर तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो चलिए इसका नियम को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नियम भी पूछा गया था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम है अपवर्तन के नियम, यहाँ पर पहला नंबर है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ऊपर हम बताया भी है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यहाँ पर बताया गया है, दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश की किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी केवल इसका नियम भी पूछ दिया जाता है 2 अंक में, केवल पूछ दिया जाएगा कि अपवर्तन के नियम को लिखे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो यहाँ पर 2 नियम भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1 और 2।
अगर इतना लिखिएगा तभी 2 अंक मिल जाएगा। अगर प्रकाश के अपवर्तन पूछेगा कि क्या है और उसका नियम भी लिखे तो यहाँ पर हम नियम भी बता दिए और क्या है प्रकाश के अपवर्तन ऊपर वह भी बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर, किसी भी हाल में ये 50 आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके ही जाइएगा एग्जाम देने। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। बताना है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दृष्टि दोष क्या है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, यानी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि नेत्र की समझन क्षमता क्या है। यहाँ पर बताना है कि नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु के नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। तो काफ़ी ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी का समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता कितना होता है, तो 4 डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर है कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। बताना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को, यहाँ पर किराने लिखा गया है, समानांतर किरणों को अभिसारित कर देता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। तो इसका उत्तर है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और किरण भी यहाँ पर खींचना है, यानी चित्र भी बनाना है। तो इसका आंसर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्त है जिससे छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसका यहाँ पर चित्र भी लिखा गया है, बनाया गया है, देख सकते हो यहाँ पर।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ हम दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। यहाँ पर प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचना है, और इसमें कोई भी जवाब नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर चित्र बनाना है। तो इसका आंसर सबसे पहले लिखिएगा कि प्रकाश अपवर्तन का आलेख इस प्रकार है। यहाँ पर इस प्रकार चित्र बना लीजिएगा, देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से इसका डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ABC लिखिएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर लाइन खींचिएगा, ये आपतित किरण हो जाएगा, ये विचलन कोण, और ये प्रिज्म का कोण हो जाएगा, और ये अपवर्तित किरण, और इस प्रकार से यहाँ पर ये निर्गत किरण। तो काफ़ी सिंपल है, 1 से 2 बार आप लोग बना लीजिएगा चित्र, आसानी से आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। बताना है कि हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, इसका आंसर है कि उत्तल दर्पण का उपयोग समान वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वह बहुत ही छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग समान वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है, और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताना है। तो यहाँ पर देखिए न कि उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, न कि अवतल दर्पण का, यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की बात हो रहा है जिसके वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो फोकस दूरी निकालना है, यानी f का वैल्यू निकालना है। तो f बराबर एक फार्मूला होता है r/2, r की जगह पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आप लोग लिख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि हमें माइनस प्लस नहीं देखना है क्योंकि न कि उत्तल दर्पण पूछा गया है, न कि अवतल दर्पण। तो हमें केवल 10 सेंटीमीटर इसका आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रतिरोध क्या है इसका मान एन मात्रक लिखे। प्रतिरोध क्या है इसका मान एन मात्रक को लिखना है। तो इसका आंसर लिखा गया है, किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका मान एन मात्रक लिखे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इकाई समय में आवेश का प्रवाह विद्युत कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इकाई समय में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत धारा बराबर फार्मूला होता है आवेश बट्टा समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखे। यहाँ पर उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखना है, क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरफ से यहाँ पर उत्तल लेंस है और इस साइड यहाँ पर अवतल लेंस है। इसका यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है। उत्तल लेंस का चित्र इस प्रकार से होता है और अवतल लेंस का चित्र इस प्रकार से होता है। तो पहला नंबर देखिए, यहाँ पर उत्तल लेंस में क्या अंतर है। पहला नंबर है कि इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। पहला नंबर है अवतल लेंस में कि इसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग मोटा है। दूसरा है यहाँ पर उत्तल
लेंस में कि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में है कि इनमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर है यहाँ पर उत्तल लेंस में कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, और 3 नंबर है अवतल लेंस में कि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और 4 नंबर है इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर अवतल में है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है कि यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है। 5 नंबर है यहाँ पर अवतल में कि यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर समाप्त होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है कि किसी कार का अग्रदीप में अवतल दर्पण बना होता है। वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 15 नंबर है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है अथवा लघुपतन क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है, किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपतन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, तब विद्युत पथ में यहाँ पर विद्युतमय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाते हैं, और जो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघुपतन के कारण यहाँ पर लघुपतन के कारण आग लग जाती है, और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। छूने पर जोर का विद्युत यहाँ पर आघात भी लग सकता है। इसे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोई दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। बताना है कि किसी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर है कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वह काटे तो इसका तापतय होगा कि कटान बिंदु के उत्तरी ध्रुव पर लगा परिणामी बल दो दिशाओं में होगा, जो कि असंभव है। तो इसका आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ओम के नियम को लिखिए। ओम के नियम को लिखना है। तो इसका आंसर है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा आई चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम के नियम कहते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर है कि चालक की प्रकृति पर। कुछ चालक पदार्थ में प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है और कुछ में कम, जैसे तांबा में लोहे की अपेक्षा कम प्रतिरोध क्षमता होती है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 20 नंबर, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर है कि चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती हैं। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, और यहाँ पर दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। तो इसका आंसर लिखा गया है, निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है, और नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैसों में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः बल्ब की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो इसका आंसर है कि वायु, पवन और सागर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इनका प्रयोग तब किया जा सकता है जब तक सौर परिवार की परिस्थितियां समान बनी रहेगी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है,
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह हल्के हरे रंग का हो जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसका यहाँ पर फार्मूला भी लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल ना जाए इससे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल न जाए इसे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण लिखना है। तो इसका आंसर है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर अम्ल, भस्म और लवण प्लस जल हो जाएगा। इसी के यहाँ पर लिखा गया है केमिस्ट्री में, देख सकते हो यहाँ पर। तो आज के क्लास में 25 क्वेश्चन रहने देते हैं और जो 25 क्वेश्चन बचेगा वह नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप लोग 25 क्वेश्चन को तब तक लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। और 25 क्वेश्चन जो है वह नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, जो कि कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिजिक्स समाप्त हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है 25 मिलाकर हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।